फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 12 के जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 30 के अंदर अपन आज पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? जैसे नाम से ही क्या है, डीएनए का मतलब आप जानते हो, फिंगर का मतलब अंगुली, प्रिंटिंग मतलब छाप, यानी अंगुलियों की छाप कैसे ली जाती है। ये वाली फिंगरप्रिंट अपन जो लेते हैं ना, उसकी अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ फिंगर पाम सोल प्रिंट्स इज कॉल्ड डर्मेटोग्लाइफिस। ये क्या कर रहा है कि अंगुली है, हथेली है, तलवे, इनके छाप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोग्लाइफिस कहलाता है। ये आपने पहले देखा होगा या सुना होगा, अपने दादा दादी जो हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, जब पहले जो चोरी वगैरह हुआ करती थी तो लोग क्या करते थे कि व्यक्ति इधर से गया है और उसके खोज वो देखता था, और उस खोज को क्या करता था, वो सेव करता था, और एक विशेष आदमी उस समय हुआ करता था, उनको बुलाते थे, जिसको अपन खोजी बोलते हैं। वो उन खोज को देख लिए पहचान कर लेता था कि ये आदमी ऐसा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जंगलों के अंदर अपन कई बार जाते हैं, जो पहले जंगल में लोग रहते थे तो वो भी जंगल के अंदर इन जानवरों के खोज को देखकर, छाप को देख लिए पहचान कर लेता था कि इस साइड के अंदर कौन सा जानवर है, वो शेर है, हाथी है, गीदड़ है, वगैरह है, क्या है। तो वो एक्चुअल में था क्या, वो भी एक तरीके से अपनी मानेंगे फिंगरप्रिंट ही था, यानी उससे देखकर अपन ये पहचान कर पाए कि ये किसका हो सकता है। और छाप के अंदर जो अंगुली, डीएनए फिंगरप्रिंट में अपन क्या करते हैं, अपन अंगुलियों की छाप तो लेते हैं अपने, और छाप लेकर अपन पहचान कर लेते हैं कि ये किसकी हो सकती है, क्योंकि ये सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पुराने जमाने के अंदर जब इनकी अपने स्टडी करते थे, ठीक है, तो उसको अपन क्या नाम, डर्मेटोग्लाइफिस कहा जाता था। किसको? जैसे अंगुली की है, कोई हथेली की है, तलवे की, अपने पैर के जो फुटप्रिंट जो होते हैं, उनको देखकर लोग पहचान लेते थे। अपन ये कह सकते थे कि साइंस तो पहले भी थी और साइंस के आज भी है, लेकिन पैटर्न थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। जो चीज अब कर रहे हैं वो चीज पहले भी थी, लेकिन पहले करने का जो मेथड था वो थोड़ा क्या था, अलग था, और अब का मेथड क्या, थोड़ा अलग होता है। जैसे अब मैं कहूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपनी चीजें पढ़ेंगे बहुत डिटेल से भी, कि वहां पर देखेंगे कि पहले भी लोग दारू बनाते थे, आज भी दारू बन रही है। पहले भी लोग दूध से दही बनाते थे, आज भी दूध से दही बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये चीज आ गया कि अब जो मेथड अलग है, वो मेथड क्या थी, थोड़ी अलग थी, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से साइंस ग्रोथ कर रही है, उसी तरीके से मेथड के अंदर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द सर विलियम हर्शेल एंड एज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन 1858। ये क्या कहा रहा है कि अंगुली छापी विज्ञान को सर्वप्रथम सर विलियम हर्शेल ने 1858 में पहचान के रूप में उपयोग किया था। यानी 1858 का मतलब क्या हो गया, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अपने जब जेनेटिक्स की स्टार्टिंग के पार्ट में जब मेंडल जो पढ़ा था, उसमें हमने लिखा था कि मेंडल ने 1857 से 1865 तक जो संकरण के प्रयोग किए थे मटर के पादप पर, यानी 8 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसी समय सर विलियम हर्शेल ने इस डीएनए फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफिकेशन के रूप में, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के रूप में उसने पहचान लिया था। कब? 1858 के अंदर, यानी 1858 में जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस समय ही डीएनए फिंगरप्रिंट को देख लिया गया था, कोई पहचान के रूप में, आइडेंटिफिकेशन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय चांस ड्यूरिंग मर्डर इन्वेस्टिगेशन इन जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ये क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज हुई थी, डिस्कवर किया गया था, वो बाय चांस था, इत्तेफाक था। क्या था? इत्तेफाक था। ये अपने की बाय चांस हुई थी। कब हुई थी? जब एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस वाले। कब? कहां पर? जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल के अंदर, इन 1897 यानी 1897 के अंदर, जब पुलिस एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उस समय इत्तेफाक से इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की गई थी। अलेक्स जेफरीज 1984 invented the DNA fingerprinting technique at Leicester University, UK। UK का मतलब यूनाइटेड किंगडम।
यानी एलेक्स जेफरेस 1984 ने लेस्टर विश्वविद्यालय जो यूके के अंदर है में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का क्या किया था, उन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना डॉक्टर वीके कश्यप एंड लालजी सिंह। अभी नाम को अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नाम अपने सुने हुए हैं, सुने हुए मतलब जैसे नाम आता एलेक्स जेफरेस। ठीक है, तो ऐसे नाम तो अपने अटपटे से लगते, लेकिन ये तो अपने जाने पहचाने होते क्योंकि इंडिया के नाम है। राम जी, श्याम जी, घनश्याम, रामलाल, श्यामलाल, अपने इंडिया में ऐसे नाम होते हैं। तो डॉक्टर वीके कश्यप एंड लालजी सिंह स्टार्टेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया एट सीसीएमबी। सीसीएमबी का मतलब सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हैदराबाद के अंदर है। ये क्या करा कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की शुरुआत किसने करी थी? डॉक्टर वीके कश्यप और लालजी सिंह ने किया था। कहां किया था? जो सीसीएमबी हैदराबाद के अंदर है, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो हैदराबाद के अंदर स्थित है, वहां उन्होंने क्या किया था? इस डीएनए फिंगरप्रिंट की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। फिर है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें दो क्वेश्चन है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया और एक है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यदि आपको कुछ नहीं कहा गया है, केवल ये पूछा जाए कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है, तब तो आएगा एलेक्स जेफरीज। क्या आएगा? एलेक्स जेफरीज आएगा। और जब इंडिया का नाम दे देता है, भारत का नाम दे देता है, तो लालजी सिंह का नाम आएगा। किसका आएगा? लालजी सिंह का। जब तक वो इंडिया नाम नहीं देता है, तब तक हमें किसका नाम देना है? एलेक्स जेफरीज का नाम देना है। तो ये तो था डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यानी किस तरीके से की खोज हुई। इसके अंदर एक ही चीज ध्यान देना है हमें कि ये जो पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा रखा है, एक सीधा क्वेश्चन आता है कई बार कि डर्मेटोग्लाइफिस क्या होता है, तो अपन ये कह सकते हैं जो अपनी हथेली है, तलवा है, अंगुली है, इनकी छाप का जो अध्ययन अपन जो करते थे वो क्या कहलाता है? डर्मेटोग्लाइफिस कहलाता है। और समझ सकते हैं, अपने खोजी को रूप में लेते हैं, वो भी एक तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट था। या जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो खोज पहचान कर, उनकी प्रिंट को पहचान कर ये पता कर लेते थे कि इस डायरेक्शन के अंदर गया। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वो खोज को देखकर, उस प्रिंट को देखकर ये बता सकते हैं कि इधर से कोई सांप निकला होगा, या कोई इधर से अजगर निकला होगा, या इधर से कोई जानवर निकला होगा, या कोई पक्षी निकला होगा। क्योंकि वो क्या है, उसके दिमाग के अंदर पिक्चर फीड है उनके अंदर कि इस तरीके का खोज है उसका हो सकता है। तो वो भी एक्चुअल में क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट है। लेकिन अब जो अपन कर रहे हैं वो थोड़ा सा तरीका, मेथड क्या है, एक अलग मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बाद का। इसमें क्या लिखा है? कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट occurs only on the फिंगर टिप। ये वाली यहां जो है अपनी फिंगर टिप की बात कर रही है कि कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट occurs only on the फिंगर टिप्स एंड कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी। ये क्या कह रहा है कि जो पारंपरिक जो अंगुली छाप अपने इन अंगुली के जो टिप्स पर जो मिलते हैं, सिरे पर जो मिलते हैं, उनको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय सर्जरी के द्वारा। यानी अपन ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा अपन इन फिंगरप्रिंट्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कौन से फिंगरप्रिंट? जो अपने इस अंगुलियों के टिप्स पर पाए जाते हैं। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द सेम फॉर एवरी सेल, एवरी टिश्यू एंड एवरी ऑर्गन ऑफ ए पर्सन, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये क्या कह है कि अपने जो पारंपरिक फिंगर जो प्रिंट हैं, जो अंगुलियों के टिप्स पर पाए जाते हैं, उनको तो अपन चेंज करवा सकते हैं या अल्टर्ड कर सकते हैं। किससे? बाय सर्जरी के द्वारा। बट जो फिंगरप्रिंट डीएनए के हैं उनको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग, प्रत्येक ऊतक, यानी एवरी टिश्यू, एवरी सेल, एवरी ऑर्गन, इनमें क्या होते हैं? समान होते हैं। मैं जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन की अपन बात करें तो उसे किसी भी सेल का आप डीएनए फिंगरप्रिंट ले लो वो सेम आएगा। किसी भी आप ले लो, दूसरी सेल का ले लो, तीसरी का ले लो, तो सबका क्या आएगा? फिंगरप्रिंट बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। तो स्टूडेंट, अपन डीएनए फिंगरप्रिंट को सर्जरी के द्वारा अल्टर नहीं करवा सकते हैं, जबकि जो अपने टिप्स पर पाए जाने वाले जो फिंगरप्रिंट हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं? बाय सर्जरी अल्टर उसको करवा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट,
डीएनए फिंगरप्रिंट आल्सो नोन एज डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? डीएनए टाइपिंग के नाम से भी जानते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। थर्ड पॉइंट अपना है डीएनए फिंगरप्रिंट इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। क्या कह रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरिया, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है, ऐसी विधि है, ऐसी मेथड है जिससे डीएनए के एक विशेष लघु खंड, मतलब कोई डीएनए है उसका अपन कोई एक विशेष लघु खंड ले लिया, छोटा खंड ले लिया, उसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की जो है आवश्यकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होती है? यूनिक होती है। कई बार आप देखा होगा, कई लास्ट में जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां अपन बताएंगे कि क्राइम के अंदर है या रेप के केस के अंदर है या डकैती का केस है या अन्य कोई मेडिकल लीगल केस जो है उनके अंदर अपन लास्ट में अपन कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट करवा ली जाए, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट के मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है स्टूडेंट, यानी दो व्यक्तियों के मिलने की बहुत कम संभावनाएं होती है। मैं इतना ये कहूं कि जो जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं, ट्विंस जो पैदा होते हैं, उनमें भी नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विंस को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी भिन्नताएं पाई जाती है जिसको अपन पहचान सकते हैं। जैसे अपन ये मान के चले कि अपन ने चेहरा अपन देख लेते हैं, किसी की चाल से पहचान ले, चेहरे से पहचान ले, शरीर से पहचान ले, आंख की पुतलियां हैं या कुछ ना कुछ उसमें अंदर सा डिफरेंस होगा जिससे अपन उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अपन आपस में करते हैं, किसी का राम नाम है, किसी का श्याम है, किसी का घनश्याम है, किसी का अक्षर हम नाम निकाल देके हम नाम से उसके आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन कभी जैसे मान लीजिए राम नाम के 5 जने हैं तो अपन कौन सा पहचाने, अपन कौन से नाम को बुला रहे हैं, तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं, उसके चेहरे को अपन देख सकते हैं या उसके शरीर को है या उनकी चाल को है, उनकी आंख की पुतलियों को है, अन्य कई चीजें ऐसी है जिनको अपन देख उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वही राम है जिससे अपन बात करना चाहते हैं या जिससे अपन मिलना चाहते हैं। ठीक है, कई बार जैसे कि आप रमेश से मिलना है, रमेश का नाम तो बता दिया, रमेश 4 खड़े हो गए, किससे मिलना है, कौन सा रमेश से मिलना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। तो डीएनए का छोटा खंड जो होता है उसके भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, यूनिक होता है, सार्वत्रिक होता है। अलग अलग व्यक्तियों के अंदर क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो ये तो था इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सिद्धांत क्या कह रहा है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन द डीएनए आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या कह रहा है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड का छोटे से छोटा जो खंड जो होता है उसमें पुनरावर्तन जो पाए जाते हैं और उनकी जो संख्या जो होती है वो क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। लेकिन क्या कर आगे नंबर, ये क्या लिखा, वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इनहेरिटेड, यानी ये पर्सन पर चेंज होती है लेकिन इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो गया, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट अपने पेरेंट्स के निकाले और अपने फिंगरप्रिंट से निकाले तो क्या सेम आने चाहिए, सेम नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे साहब आपने लिखा इनहेरिटेड वंशागत होते हैं, तो वही अपने जो पेरेंट्स के अंदर मम्मी और पापा के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट है वही उसके बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों आप भूल पा रहे हैं कि एक तरफ क्या है माता और एक तरफ पिता है, जब दोनों का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एक का और स्पर्म का, ठीक है, तो उससे जायगोट जो बनता है, जो बच्चा उससे पैदा होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आधे किसे माता से आधे किसे पिता से, तो निश्चित तौर पर जो बच्चा पैदा होगा उसके डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या होगा, अलग पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अलग। तो वंशागत का मतलब ये नहीं कि एज इट इज आ जाए, हाँ ये जरूर है कि जो संतान है उसका यदि अपन को उसका जो पैटर्न बनाएंगे, प्रिंट जो निकालेंगे, उसका छाप जो निकालेंगे, वो उसी से ज्यादा क्लोजली होगा जिसका वो बच्चा होगा। अपन इसके एप्लीकेशन में ये भी पढ़ाएंगे कि कई बार क्या होता है, जो एक बच्चा पैदा होता है उसके लिए वो कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, तो अपन ब्लड ग्रुप से नॉर्मली देख सकते हैं, उससे पता नहीं चलता है। तो फिर लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं और फिंगरप्रिंट निकाल के अपन देखते हैं कि वो प्रिंट किससे ज्यादा मैच खा रहे हैं, वो जिससे ज्यादा जितने मैच खाएंगे वो बच्चा क्या हो सकता है, उन्हीं का है। These are the variable number tandem repeats VNTR। इस स्टूडेंट इसकी याद रखेंगे, फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है कि VNTR की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स।
दीज आर आल्सो कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। ये क्या कर रहा है कि इन्हें अनुक्रम पुनरावर्तन VNTR कहते हैं। जो ये चेंज हमें मिलते हैं, ये जो लघुखंड के अंदर चेंज हमें बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, VNTR बोलते हैं। अब आगे अपन बताएंगे कि VNTR और एक होता है टेंडम रिपीट, एक होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन्हें मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इस तरीके से प्रिंट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये एक ले लिया, इस तरीके से इसके अंदर हमने क्या कर लिया, ये अलग अलग कलर से बनाएंगे। इस तरीके से ये हमने बनाए हैं। ये हमने एक VNTR बनाया है। क्या बनाया है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बनाया है। इसमें आपने देखा होगा हमने अलग अलग कलर से इसको बना रखा है, ग्रीन से बना रखा, रेड से, ब्लू से, ब्लैक से, हमने अलग अलग कलर से बना रखा। यानी अपनी ये कह सकते हैं कि प्रत्येक में क्या है, ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट इनका कर रखा है, अलग अलग है ये। तो ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, इसको अपन क्या कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट है, VNTR ऑफ डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट लेंथ। फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड हैव 6 रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम्स which are inherited from mother and father, same number of homologous chromosome inherited and repeats 4 times। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि एक मदर और फादर है, उसके एक उदाहरण जो आप समझेंगे कि बच्चे के अंदर किस तरीके का पैटर्न आ सकता है। VNTR ऑफ डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट लेंथ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि VNTR जो नंबर होते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो होते हैं, वो प्रत्येक पर्सन के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है, एक उदाहरण ले रखा है कि ये हमने ले लिया कि ये हमने क्या ले रखा, मदर का क्रोमोसोम्स ले लिया हमने, और ये की ले लिया हमने फादर का क्रोमोसोम ले लिया। और यहाँ का मैंने, क्योंकि एक आपको पॉइंट लिखाया था कि एक विशेष जो खंड जो होता है, सेगमेंट जो होता है डीएनए का, उसी से अपन VNTR पर क्या करते हैं, काउंट करते हैं, VNTR उसका अपन रिपोर्ट बनाते हैं। तो जैसे हमने इसमें ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा दोनों ही, और इसमें ब्लू कलर हमने दिखा रखा है, यानी इस एक विशेष खंड को अपने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। VNTR बनाया इस विशेष खंड का, ये वाला ये देखा हमने डीएनए किसका है, मदर का निकाला, इसका हमने VNTR ले लिया, और ये फादर का निकाला और इसमें हमने ले लिया। ये क्या कह रहा है कि 6 जो हैं 6 रिपीटिंग सीक्वेंस, यानी 6 जो रिपीटिंग जो सीक्वेंस है वो तो हमने किसके लिए, मदर की, 4 किसकी है, फादर की है। इसमें आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 और 6, ये तो कितने मदर की, और ये 1 2 3 4 ये किसकी है, फादर की है। अब यहां हमने बना रखा अलग से इसका पैटर्न। ये इधर हमने रेड कलर से मदर का दिखा रखा है, ग्रीन से फादर का दिखा रखा है, ब्लू कलर से हमने किसका दिखा रखा है, चाइल्ड का। किस तरीके से ये पैटर्न जो है चाइल्ड के अंदर आता है। यहां देखिए आप, ये मदर के हमने पैटर्न बना रखे हैं, और ये हमने किसके बना रखे हैं, फादर के बना रहे हैं। ये किसके हैं, चाइल्ड के। जब इनका बच्चा जब पैदा होता है, यानी जब इस मदर का एग और इस फादर का जो स्पर्म है आपस में फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, और जब ये बच्चा पैदा होगा तो हमने कहा था इनहेरिटेड होते हैं, मतलब वंशागत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, मैंने पहले आपको यह भी बताया है कि ये कोई जरूरी नहीं कि 100% जाए, क्योंकि ये भी कहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस को यदि आप छोड़ दें, बाकी सब में डीएनए फिंगरप्रिंट जो लेते हैं वो सेम नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर भी अपन देखते हैं कि पुतलियां वगैरह वो क्या होती है, डिफर होती है, चेहरा है वगैरह आदि। ठीक है, तो वो जो आपने कहा कि इनहेरिटेड होगा, 100% तक नहीं है, चेंज कुछ ना कुछ तो इसके अंदर क्या होगा, मिलेगा। और पता कैसे चलेगा कि बच्चा इसका, तो वो अपनी देख सकते हैं पैटर्न बना के। अपने लिए क्या करेंगे, मदर फादर का पैटर्न बना लेंगे, चाइल्ड का बनाएंगे, देख लेंगे किसके ज्यादा निकट है, किस जनरेशन जो है किसके ज्यादा जितना नजदीक होगा, क्लोज होगा, उसी की होगी संतान होगी। तो यहाँ हमने देखिए मदर का ले लिया, फादर का ले लिया, और ये चाइल्ड का ले लिया। तो चाइल्ड वाले के अंदर आप देखेंगे तो बीच में मैंने डॉटेड बना रखे हैं कुछ, तो ये डॉटेड वाले किससे आएंगे, इधर फादर के हैं,
और नॉन डॉटेड किसके हैं, मदर के हैं। मतलब अपनी ये कह सकते हैं आधे VNTR जो होते हैं वो मदर से आगे, आधे VNTR किसके आगे, फादर के आगे। तो ये चीज ये कह रहा है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लंबाई के VNTR रखते हैं, क्योंकि नाम क्या है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। उदाहरण के लिए क्या करता है, एक बच्चे में माता से 6 अनुक्रम पुनरावृत्त वाला गुणसूत्र वंशागत हो सकता है, ये हमने 6 का बना रखा है, तथा पिता से वंशागत समजात गुणसूत्र में समान अनुक्रम 4 बार, ये हमने 4 का बना रखा है 4 टाइम का, पुनरावृत्त हो सकता है। अतः बच्चे के आधे VNTR माता के समान और आधे किसके होते हैं, पिता के समान। अपन ये कह सकते हैं जब दोनों में क्रॉस होता है तो दोनों में क्या होता है 50-50 का रेशियो मान सकते हैं अपन। और चाइल्ड के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि मदर और फादर दोनों के क्या होते हैं, इसके अंदर पैटर्न्स पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 नोट लिख रखे, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। इसमें देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बीइंग, 0.1% ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर और 3 × 10⁶ बेस पेयर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलिटी टू ईच ह्यूमन बीइंग। ये क्या कह रहा है कि 99.9% जो न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम जो होता है वो सभी के अंदर क्या होता है, समान होता है। केवल 0.1% डीएनए अनुक्रम ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या मिलता है, अलग अलग होता है। क्लियर है, क्या कह रहा है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो अनुक्रम होता है वो सभी के सभी जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन 0.1% डीएनए अनुक्रम क्या होता है, प्रत्येक में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये 0.1 ये क्या लिख रखा है कि 3 × 10⁹ यानी 3 × 10⁹ का 0.1 ये क्या है, 3 × 10⁹ बेस पे क्या, हमने जीनोटाइप जब HGP पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर जीनों की एक जन्म कुंडली हमने बनाई थी और उस जन्म कुंडली के अंदर जीन लिखे थे, इतने बेस पेयर है, तो वहां हमने संख्या लिखी थी 3 × 10⁹ बेस पेयर हमने लिखे थे। अब यहां देखिए 3 × 10⁹ का 0.1% कितना होता है, 3 × 10⁶ बेस पेयर, यानी अपन ये कह सकते हैं कि 3 × 10⁶ यानी 3 के आगे कितनी लोड बिंदी लगानी है आपको, 6 लगानी है। और इतने तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंस मिलता है। 0.1% की बात करो, 99.9% तो अलग अलग व्यक्तियों में देखें तो सब में समान मिलेगा, मात्र 0.1%, मात्र कितना है 0.1% ही अलग अलग मिलता है। 0.1% का डेटा कितना बन रहा है आपके पास, 3 × 10⁶ बेस पेयर मिल रहा है, यानी इतने तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड पेयर हैं जिनमें हमें डिफरेंस मिलेगा। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो लास्ट हथियार होता है यदि कोई एक्सेप्ट नहीं करता है क्राइम वगैरह या रेप के केस में या चोरी के जो भी है इस केस के अंदर, तो जैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट का नाम आता है उस चीज से वो पीछे खिसक जाएगा। क्यों खिसक जाएगा, क्योंकि 0.1% में इतना होता है। तो क्या डीएनए फिंगरप्रिंट, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मिलता है। और एक पॉइंट आप पहले भी लिखा था कि अंगुलियों के जो टिप्स पर जो पाए जाने वाले जो प्रिंट हैं उनको अपन सर्जरी के द्वारा अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट डीएनए फिंगरप्रिंट को अपन किसी भी कंडीशन के अंदर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी सेल, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गन इज सेम, यानी इन सब में अंदर प्रत्येक टिश्यू के अंदर बात करें, प्रत्येक सेल की बात करें, प्रत्येक अंग की बात करें, तो उनमें डीएनए फिंगरप्रिंट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 2 इसका है द एरिया विद सेम सीक्वेंस ऑफ बेस रिपीट सेवरल टाइम्स इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। इसमें 2 मैंने डायग्राम बना रखे हैं, एक तो हमने लिख रखा है रिपीटेटिव सेगमेंट लिख रखा है, एक है टेंडम रिपीट्स। दोनों फर्क क्या है, जैसे ये आपने देखा है डीएनए का एक हमने सेगमेंट ले रखा है, उसमें हमने CATAC AAACT ये हमने बना रखा है पूरी सीक्वेंस के अंदर। अब इसके अंदर ये चीज आप देखें AAACTGGG, क्लियर। उसके बाद में क्या है AAACTTGG और तीसरे आगे वो क्या करता है AAACTGGG। यहां आप देखेंगे ये वाला और ये वाला वापस रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको हमने टेंडम रिपीट क्यों कहा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ऐसे एक के बाद एक आ रहा है, यानी अल्टर में आ रहा है, चेंज होके आ रहा है, एक के बाद क्या है 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है। यदि आप कहेंगे कि सर ये हो सकता है 20 वाला भी सेम आ जाए, तो अपन क्या करें, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है
कि एक छोड़कर एक आएगा, दो छोड़कर एक आएगा, तो सर ये लगातार क्यों नहीं आ सकता? यदि स्टूडेंट ये लगातार आ गया, जैसे ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका तीनों मैंने ग्रीन बना के सेम चीज यही है, यानी ए का ये सेगमेंट जो था वो यहां भी एज इट इज जैसा आ गया, यानी ये 1 2 3 ये मैंने ग्रीन कलर से एक सेम बना दिए, मतलब तीनों कंटिन्यू रिपीट यदि हो गया, मतलब कहने का अर्थ है कि एक ही लाइन में बार बार यदि रिपीट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे टेंडम रिपीट्स। इन दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, ध्यान रखें, चीज एक ही है, दोनों का मतलब पुनरावर्तन है, खंड रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक को टेंडम रिपीट बोल रहे हैं, एक को वेरिएबल टेंडम रिपीट बोल रहे हैं। वेरिएबल टेंडम रिपीट का मतलब क्या हो गया? ये सीक्वेंस में नहीं, जैसे एक छूट गया आ गया, फिर छूट के आ गया, फिर दो छूट के आ गया होगा, तो वो वेरिएबल टेंडम रिपीट है। लेकिन यहाँ अपन टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या है कि एक ही लाइन में यदि बार बार वो रिपीट होता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टेंडम रिपीट्स। तो ये था आपका डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब जो मेथड जो होती है अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा पार्ट नंबर 31 के अंदर पढ़ेंगे। यदि इसके अंदर कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।